बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर आया है 17 अगस्त को, वो आपके सामने रीड आउट करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा। 1998 में मेरी एज थी उस वक्त तकरीबन 10 साल। तो वालिद साहब ने एक बुक ला के दी, इंसाइक्लोपीडिया था जिसका नाम था कौन क्या है। उसमें दुनिया भर के तमाम ममालिक की मालूमात थी। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का मुवाजना किया करता था दीगर मुल्कों के साथ कि हम किधर खड़े हैं। ज़रा शौक़ था, इसको पढ़ता रहता था। तो उसमें हालात ये थे कि जापान, ब्राज़ील और रूस, इन तीनों की आबादी हमसे ज़्यादा थी। पिछले 25 साल में ये हुआ है कि इन तीनों मुल्कों के मुकाबले में हम आबादी में दूर आगे निकल गए हैं, और यहाँ तक कि जापान से हमारी आबादी डबल हो गई है 25 साल में। दूसरी तरफ माशी हालात ये हैं कि जापान दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है, और हम दुनिया में तकरीबन 43 या 44 नंबर पे आते हैं। 43 मुल्क हैं जो इकनॉमिकली हमसे तगड़े हैं। हालात ये हैं, जो ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग आबादी है उनके लिए ना पीने का साफ़ पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सीवरेज है, ना यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजेस हैं, ना हॉस्पिटल हैं, ना रोड्स हैं, ना ही लॉ एंड आर्डर की कोई सिचुएशन है। और आबादी है उसकी ग्रोथ हो रही है बहुत तेज़ी के साथ। यहाँ ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये भी इसी हवाले से है कि लोगों ने जो नाजायज़ तजावुज़ात कर रखी हैं, गवर्नमेंट की ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए हैं, जो पानी की गुज़रगाहें हैं, नाले हैं, दरिया हैं, उनमें तजावुज़ात करके तामीरात कर ली हैं, कच्ची आबादियाँ बना ली हैं। उसकी वजह करके सैलाब आते हैं, पानी को गुज़रने का रास्ता नहीं मिलता और तबाही हो जाती है मुल्क में। जितने इदारे हैं ये देख रहे होते हैं, इनके सामने ये सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं करते। तब तक नहीं करते जब तक पानी सर से ना गुज़र जाए। तो ये तो चले एक अदरवाइज़ बात थी। अब आते हैं कि जो आर्डर आया है, एक्चुअली ये है कि कराची में ये 3 बड़े नाले हैं, गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला। 2020 में सैलाब आया तो उसके बाद ये तय हुआ कि इन नालों को गहरा किया जाए और इनको वाइड किया जाए, यानी खुला किया जाए। उस मकसद के लिए काम शुरू हुआ। तो सबसे पहला मिशन था कि जो तजावुज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो वो तजावुज़ात ख़त्म की गई। तो उससे होता ये है कि तकरीबन 6000, इसमें बल्कि एग्जैक्ट तादाद लिखी हुई है कि 6932 ये लोग मुतासर हुए या इतने घरों को ख़त्म किया गया। अब इसमें यह तय किया गया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये कमिटमेंट की अदालत के सामने कि हम जनाब इन मुतासरीन को 2 साल का किराया देंगे 15,000 रुपये महीना के हिसाब से। लेकिन वो किराया नहीं दिया गया, या यूँ कहें कि तमाम लोगों को नहीं दिया गया। तो उसके अगेंस्ट फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया मुराद अली शाह को, मेयर कराची को, केएमसी के नुमाइंदों को, और उनसे यही पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने आके पहले तो माजरत की कि वाकई हम कमिटमेंट पूरी नहीं कर सके, और साथ ये कहा कि हम 7 दिनों के अंदर, यानी 1 वीक में, उन तमाम लोगों को ये हम अमाउंट दे देंगे जो 15,000 रुपये के हिसाब से देनी थी। तो उसमें इन्होंने कहा कि हम 90,000 रुपये के 2-2 चेक इन लोगों को हम दे देंगे, उनको जिनको अभी तक नहीं मिला। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहा कि कुछ लोग ले चुके हैं और कुछ खुद नहीं लेने आ रहे। तो जो भी मुतासरीन है वो आ जाए, हम 7 दिन के अंदर अंदर इनको ये अमाउंट दे देते हैं। टोटल 2 साल तक का किराया इन्होंने देना है। 90,000 की बात करें तो इसका मतलब है 1 साल का किराया, उसकी बात इन्होंने कर दी, वो दे दी जाएगी। साथ ही अदालत ने ये कहा मुतासरीन को कि आप भी 30 दिन के अंदर जाके ये चेक कलेक्ट कर लें। गवर्नमेंट ने तो कहा कि हम 7 दिन में रेडी कर देंगे, लेकिन अदालत ने दूसरी तरफ मुतासरीन को कहा कि आप 30 दिन के अंदर अंदर ये लाजमी कर लें। साथ में ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई 30 दिन में नहीं जाता तो उसको नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा, वो भी बाद में जाके ले सकता है। इसमें अब दूसरा एक इशू था। एक तो हो गया जो किराया 15,000 वाला, साथ में दूसरा इशू था, द नेक्स्ट इशू इज़ विद रिगार्ड टू द रिहेबिलिटेशन स्कीम ऑफ द डिस्पोजेस्ड पर्सनस फ्राम गुजर नाला, औरंगी नाला एंड महमूदाबाद नाला। कि ये जिन लोगों को वहाँ से डिस्पोजेस, यानी जिनके कब्ज़े ख़त्म कराए गए हैं, उनको कहीं अब एडजस्ट भी करना है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फिर 2 प्रपोज़ल दी हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट को। अब वो प्रपोज़ल क्या है? एक तो ये है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि जिससे जो रकबा हमने खाली करवाया है उसकी कीमत लगवाई जाए, मार्केट वैल्यू। उस मार्केट वैल्यू का हम जो पैसे यानी बनेंगे मार्केट वैल्यू के, वो हम अमाउंट दे देते हैं इन लोगों को। और साथ में हम ये करेंगे कि तामीरात पे जो ख़र्चा आता है, तामीरात पे कितना ख़र्चा, कि जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल है उसने जो एक एस्टीमेट लगाया हुआ है 80 मुरब्बा गज़ की तामीरात का,
یعنی 80 مربع گز پہ اگر گھر بنانا ہے تو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے جتنا بتایا ہوا ہے کہ اتنی کاسٹ آئے گی، اتنی ہم کاسٹ ان کو پے کر دیں گے، یعنی تعمیرات کی کاسٹ بھی ہم دے دیں گے، ساتھ میں اس زمین یا پلاٹ کے بھی پیسے ہم ان کو دے دیں گے۔ ایک تو پروپوزل یہ ہے۔ دوسری پروپوزل انہوں نے یہ دی کہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر جو ایریا ہے اس میں ان لوگوں کو 80 مربع گز کا پلاٹ دے گی۔ کتنے؟ یہ 6932 متاثرین کو 80 مربع گز کا پلاٹ دے دیا جائے گا، اور ساتھ میں ان کو تعمیرات کے پیسے دے دیے جائیں گے۔ تعمیرات کے پیسے اگین اتنے، یعنی 80 مربع گز کا جو ایسٹیمیٹ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کا، تو جو وہ قیمت ہوگی پلاٹ بھی دیں گے اور ساتھ میں وہ پیسے بھی دے دیں گے۔ یعنی ایک میں کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم سے پلاٹ کے بھی پیسے لے لو اور تعمیرات کے بھی، دوسری پروپوزل یہ ہے کہ ہم سے پلاٹ لے لو اور ساتھ میں تعمیرات کے پیسے لے لو۔ اس میں اب جو متاثرین کے وکیل ہیں اس نے کہا کہ مجھے آپ موقع دیں، میں متاثرین سے کنسلٹ کر لوں، ان سے ڈسکشن کے بعد میں عدالت میں اپنا جواب جمع کرواؤں گا۔ تو یہ بیسیکلی تو انہیں عدالت نے کارروائی کرنی تھی، لیکن اس بنیاد پہ کہ گورنمنٹ نے ایک طرح سے آ کے مکمل طور پہ سرنڈر کیا اور کمٹمنٹ کی کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہم اس ایشو کو جلد از جلد حل کرتے ہیں، اس بنیاد پہ پھر عدالت نے گورنمنٹ کو بھی انسٹرکشنز دی کہ آپ اپنا کام مکمل کریں اور رپورٹ جمع کروائیں۔ دوسری طرف جو متاثرین کے وکیل ہیں انہیں کہا گیا کہ جناب آپ متاثرین سے کنسلٹ کریں اور جو پروپوزل آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تاکہ اس میں سے دیکھا جائے کہ کس طرح ورک آؤٹ کرنا ہے۔